नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये वीडियो है खास वीडियो के लिए 2019 और 2020 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन यूट्यूब पर। उस समय मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे, ठीक है। तो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे पास उस समय के जो हम आपके सामने देने जा रहे हैं। तो अब जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर है सीपीसी का, जो मैंने 2018 दिसंबर से लेके 2019 में पढ़ाया था। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, तो हमें लगा कि जब ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रह सकता है। अगर कुछ अमेंडमेंट हुआ एक दो तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बाकी आपके लिए यूजफुल रहेगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये सीरीज है, चलती रहेगी, आप लोग इसको देखते रहिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जब भी इसको पढ़ने के लिए बैठो अपने सब बैरक लेके जरूर बैठना। आप बैरक लेके बैठोगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाएगा और याद भी आ जाएगा। तो देखिए आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर। चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं उर्मिला राठी, निर्देशिका, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सीपीसी के जो प्रोविजंस देखे थे वो थे अपने सेक्शन नंबर 20 तक। हमने देखा था सबसे पहले प्रीलिमिनरी, जहाँ पे हमने देखा था सेक्शन नंबर 1 से लेके 8 तक। देन हमने स्टार्ट किया था पार्ट नंबर 1। आपको याद होगा मैंने आपको पार्ट नंबर 1 को डिवाइड किया था। सेक्शन नंबर 9 से लेके 14 तक फर्स्ट पार्ट था आपका जुरिस्डिक्शन एंड रेस जुडिकेटा। सेकेंड अपन ने किया था सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 20 तक, जो था आपका प्लेस ऑफ सू क्या होगा। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्शन। अगर आपने प्लेस ऑफ सू देखा और वो नहीं सही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन कितने टाइप के होंगे, 3 तरह के होंगे। तो देखते हैं सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 कहता है ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन। किसकी बात करता है, जुरिस्डिक्शन की। ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन है। ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो हमने पढ़ा था आपके पास जुरिस्डिक्शन किस किस चीज के होते हैं। हमने देखा जुरिस्डिक्शन है आपके पास सब्जेक्ट मैटर, जुरिस्डिक्शन है आपके पास टेरिटोरियल, जुरिस्डिक्शन है आपके पास पिक्यूनरी, जुरिस्डिक्शन है आपके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ये 4 जुरिस्डिक्शन हमने देखे थे सेक्शन नंबर 9 में। तो अब आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो सेक्शन 21 कहता है ऑब्जेक्शन कब किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे आते हैं सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 के अंदर आपके पास आता है 3 सबसेक्शन। सेक्शन नंबर 21 में आपके पास आते हैं 3 सबसेक्शन। फर्स्ट सबसेक्शन कहता है आपके पास प्लेस। किसकी बात करता है, प्लेस की। सेकंड बात करता है पिक्यूनरी की, और थर्ड वन बात करता है एग्जीक्यूशन की, कि कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो 3 चीज आपके सामने है। सबसेक्शन नंबर 1 कहता प्लेस। प्लेस की जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 15 से लेकर 20 तक, जो बताता प्लेस कहाँ से होगा। तो प्लेस जो सबसेक्शन 1 है इसके साथ आप ऑब्लिक करके लिखिए सेक्शन नंबर 15 to 20। तो आपको याद आएगा कि यहाँ पर किस प्लेस की बात हो रही है, कि साहब यहाँ पे उस प्लेस की बात होती है जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 से लेके 20 तक। देन आता है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। कहाँ पढ़ा था पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अपन ने, सेक्शन नंबर 6 में। और 6 बताता 3 तरह का पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है हमारे पास। और देन आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कहाँ पढ़ेंगे, कौन सा कोड करेगा, सेक्शन नंबर 36 से 74, और साथ ही साथ ऑर्डर नंबर 21। ये कहता 3 तरह से। अब आता ऑब्जेक्शन कब करेंगे, आपकी जब मर्जी आप उठ के नहीं जा सकते। तो इन्होंने बोला ऑब्जेक्शन जो है अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक या फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट में उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर देते हैं, या फिर जहां का इशू सेटलमेंट होने वाले हो तो इशू सेटलमेंट होने से पहले पहले आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो देन आप क्या कर सकते हैं, तो देन आप अपने दूसरी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास, बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है कॉपी पेस्ट। जब बात करते हैं पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की, जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है आपके पास, आप देखिए सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 कॉपी पेस्ट है, सिर्फ एक वर्ड चेंज है। एक में लिखा है प्लेस और दूसरे में लिखा है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। वही बात है फर्स्ट इंस्टेंस में किया जाएगा कब तक, जब तक कि आपका अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर फर्स्ट वाला रिजेक्ट नहीं कर देता है। सेकंड कहता है अगर इस सेटलमेंट की बात है तो सेटलमेंट से पहले आपको करना पड़ेगा। और थर्ड वन कहता है एग्जीक्यूशन कराना कोर्ट का, क्या कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं है, उसके आप ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 21 आरजेएस मेन 2016 का क्वेश्चन था। तो हम बात करते हैं इसकी। ये जो है आरजेएस मेन के 2016 का क्वेश्चन था, और हमारे आरजेएस के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसको फिर से हम याद किए जा सकते हैं। अब आता है हमारे पास सेक्शन में 21A। 21A में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। 21A कहता है नो फर्दर सूट। क्या बोला, नो या बार ऑफ फर्दर सूट लिख देंगे। बार ऑफ फर्दर सूट याद रहेगा आपको, बार ऑफ
फर्दर सूट। क्या मीनिंग है इसका? इससे पहले भी हमने बार पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था बार? सेक्शन नंबर 9 में पढ़ा था हमने। और हमने कहाँ पढ़ा? सेक्शन नंबर 12 में। तो पहले तो हम 21A के साथ दो सेक्शन और कोरिलेट करेंगे। एक तो करेंगे सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 12। क्यों दोनों को कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ही हमें बताता है कि कब हमने पढ़ा था, कब कब आपको बार किया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 12। ये हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें बार बार रिकॉल करना जरूरी है, और अगर हम इस प्रैक्टिस को करेंगे तो हमें रिकॉल करने में भी आसानी रहेगी। अब आता है बार ऑफ फर्दर सूट। इसका मीनिंग क्या आता है? यहाँ पे हमें दो चीजें सीखनी है। पहली कंडीशन ये बताता है कि जब आपको लगता है जुरिस्डिक्शन सही नहीं है। कौन सा जुरिस्डिक्शन सही नहीं है? प्लेस सही नहीं था, पिक्यूनियर जुरिस्डिक्शन नहीं था, एग्जीक्यूशन कराने के लिए कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्शन। इन्होंने कहा ऑब्जेक्शन के लिए आपको अलग से कोई सूट इंस्टीट्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही आप कर सकते हैं। आपको उसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि साहब ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो क्या कहा इन्होंने? अलग से सूट इंस्टीट्यूट करने की परमिशन नहीं होगी, सेम कोर्ट में ही, अंडरलाइन कर लीजिए, आपको सेम कोर्ट में ही आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्शन की। तो ये आता है आपके पास सेक्शन में 21A। और क्या किया जा सकता है? तो बोला आप अपील कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नया फ्रेश सूट आप फाइल नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 21 और 21A आरजे में इनका क्वेश्चन था, तो आपको जो है आज ही याद करके रखना होगा ताकि दोबारा आने के पूरे चांसेस हैं। और क्या कर सकते हैं? आप अपील कर सकते हैं। तो हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया? जुरिडिक्शन ढूंढा। जुरिडिक्शन ढूंढ के हमने क्या किया? रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिस को अप्लाई किया। अप्लाई करके हमने क्या किया? फॉरेन जजमेंट लेके आ गए। फॉरेन जजमेंट जब लेके आए तो हमें देखना पड़ा प्लेस क्या था। तो 15 से 20 हमने वो देख लिया, और देखने बाद आज हमने ऑब्जेक्शन भी लगा लिया। ऑब्जेक्शन लगाया तो हम क्या चाहते हैं? हमारा मैटर ट्रांसफर हो जाए। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ केसेस। कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन नंबर 22 से 25। तो आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 22 से 25। सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका प्री का क्वेश्चन बनता है। एप्लीकेशन कौन लगाएगा? क्वेश्चन है आपके पास, एप्लीकेशन कौन लगाएगा? तो आता है हमारे पास कौन लगाएगा? डिफेंडेंट। कौन लगाएगा एप्लीकेशन? डिफेंडेंट लगाएगा। क्यों यार डिफेंडेंट को लगाना पड़ा? क्यों प्लेंटिफ को नहीं? क्योंकि डिफेंडेंट को ही प्रॉब्लम होगी कि साहब मैं वहां रहता हूँ, सूट वहां होगा, मैं इजी वे में पहुंच नहीं पाता हूँ। तो कौन लगाएगा? डिफेंडेंट लगाएगा। सेम ये की बात सीआरपीसी में कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पर डिफेंडेंट वर्ड यूज होगा, तो वहां पर अक्यूज्ड वर्ड यूज होगा। तो याद कीजिए आप कि सीआरपीसी में ये सेक्शन कहाँ पढ़ते हैं? जहाँ पे अक्यूज्ड ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाता है, और किस मैटर में? तो बोला अक्यूज्ड ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाता है सीआरपीसी सेक्शन नंबर 191 में। और 191 में भी एप्लीकेशन किस चीज की लगाएगा? तो बोला जब सेक्शन नंबर 190 के क्लोज सी में जब कोर्ट सो मोटो, क्या कहा मैंने? सो मोटो या अदर इंफॉर्मेशन के आधार पर कॉग्निजेंस लेती है। तो याद आ गया? तो आपके सेक्शन क्लियर हो गए। सीआरपीसी में लगाता है 191 में, और सीपीसी में लगाता है वो कहां पर? सेक्शन नंबर 22 में। और कौन लगाता है? डिफेंडेंट। तो क्या प्लेंटिफ को भी एप्लीकेशन लगाने का अधिकार है? क्या वो भी किसी फाइल को ट्रांसफर करा सकता है, केस ट्रांसफर करा सकता है? यस, ये बात पढ़ेंगे हम सेक्शन नंबर 24 में। तो बात करते हैं, तो 22 क्लियर। यहाँ पे हमारा प्री का यही क्वेश्चन बनता है, ट्रांसफर की एप्लीकेशन को लगाएगा, डिफेंडेंट लगाएगा। अब बात आती है हमारे पास सेक्शन नंबर 23। ट्रांसफर की एप्लीकेशन तो लगाएगा, पर लगाएगा कहाँ? तो सेक्शन नंबर 23 बताता है कि ट्रांसफर की एप्लीकेशन कहाँ लगेगी। तो 23 के अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे लगेगी। नंबर 1 कहता है उस कोर्ट में जो दोनों का अपीलेट कोर्ट है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे अपीलेट कोर्ट में। कहाँ लगाएंगे? अपीलेट कोर्ट में। सेकंड कहता है हाई कोर्ट में, और थर्ड कहता है हाई कोर्ट। बट कौन सा हाई कोर्ट? तो होता है दोज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट दोज जिसमें पहले सूट इंस्टीट्यूट किया गया। क्या कहा मैंने? जिसमें पहले सूट इंस्टीट्यूट किया गया था। तो क्या देखा हमने? एप्लीकेशन कहाँ लगेगी? 23 कहता है तीन तरह की एप्लीकेशन लगेगी। फर्स्ट कहता है ऐसे किसी कोर्ट को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मैटर ट्रांसफर कराना है, और दोनों का अपीलेट कोर्ट एक है, तो वहां एप्लीकेशन लगेगी अपीलेट कोर्ट। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं जोधपुर की। अगर एक मैटर जोधपुर में है आपका सिविल कोर्ट में, और उस जोधपुर के दूसरे सिविल कोर्ट में अगर मैटर ट्रांसफर कराना है, तो एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? तो दोनों सिविल कोर्ट का अपीलेट कौन है? डीजे कोर्ट। तो एप्लीकेशन लगेगी डीजे कोर्ट में। सेकेंड, एक मैटर है जोधपुर के कोर्ट में और दूसरा मैटर है पाली के कोर्ट में।
अब देखो दोनों का अपीलेट कोर्ट अलग अलग हो गया। जोधपुर का सिविल कोर्ट का अपीलेट कोर्ट है डीजे कोर्ट, पाली के अपीलेट कोर्ट का डीजे कोर्ट कौन सा का, पाली का। तो फिर कहाँ जाएंगे, तो बोला दोनों का जो मेन हाई कोर्ट, तो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में। तो कौन सा हाई कोर्ट लगेगा, जोधपुर पाली में, तो राजस्थान हाई कोर्ट लगेगा। थर्ड वन कहता है एक मैटर चल रहा है गुजरात में और दूसरा मैटर चल रहा है राजस्थान में। अब उस मैटर को ट्रांसफर कराना है, दोनों के हाई कोर्ट ही अलग अलग है, तो देन क्या होगा, तो बोला वहां पर एप्लीकेशन लगेगी जहां पे सूट पहले इंस्टीट्यूट किया गया था उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाएगी। तो ये आ गए आपके पास तीनों। ये की बात सीआरपीसी में कहाँ पढ़ते हैं, ये की बात सीआरपीसी में प्रोविजन दिए गए हैं और वो भी बताता है कि इस कंडीशन में ऐसे एप्लीकेशन लगाई जा सकती है फॉर पर्पज ऑफ जुरिस्डिक्शन। सेम ये की बात जुरिडिक्शन में कहाँ पढ़ते हैं, सीआरपीसी के अंदर। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 कहता है आपका, तो 22 एप्लीकेशन कौन लगाएगा, 23 एप्लीकेशन कहाँ लगेगी। एक होमवर्क दिया मैंने आपको, सीआरपीसी में सेम यही सेक्शन कहाँ है, आप में से कोई रिप्लाई देना चाहे तो दे सकता है। सीआरपीसी में यह की बात कहाँ लिखी है, 406 इज अ गलत आंसर, क्योंकि 406 नहीं कहता है, 177 गलत है। आपका रिप्लाई आएगा सेक्शन नंबर 177 से 189 के बीच में, 177 से 189, क्योंकि हम जुरिस्डिक्शन चेंज करने की बात कर रहे हैं। किसकी बात की हमने, जुरिस्डिक्शन चेंज करने की। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 में दो वर्ड लिखे हैं, क्या लिखा है, एक तो मैटर ट्रांसफर करना और दूसरा उसको विड्रॉल करना। क्या वर्ड लिखा मैंने, एक तो मैटर ट्रांसफर करना और दूसरा उसको विड्रॉल करना। जो विड्रॉल की हम बात करते हैं वहां पर कहाँ जा सकते हैं, तो बोला हाई कोर्ट में और डीजे कोर्ट में। हाई कोर्ट और डीजे कोर्ट मैटर ट्रांसफर कब करेगा या विड्रॉल कब करेगा, तो आएगा हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया पार्टी, ध्यान रखना, ऊपर हमने डिफेंडेंट वर्ड यूज किया था, डिफेंडेंट कर रहा है और यहाँ पे कौन कर रहा है, पार्टीज कर रही है। और सेकंड इसमें आता है कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है। ये आपका फिर से प्री का सवाल है, यहाँ पर कोर्ट जो है सुओ मोटो भी कर सकता है। तो क्या कहा मैंने आपको कि यहाँ पर कौन कौन कर सकता है, कि सब हाई कोर्ट और डीजे कोर्ट कर सकता है। कब कर सकता है, पार्टी एप्लीकेशन लगाएगी तब कर सकता है, और सो मोटो भी कर सकता है। क्या कर सकता है, आइए सबसेक्शन नंबर 1। सबसेक्शन नंबर 1 कहता है इन मैटर में कोर्ट क्या करेगी, विड्रॉल करेगी। विड्रॉल का मीनिंग क्या हुआ, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है, कोर्ट उसको अपने पास मंगाएगी, कोर्ट को लगेगा खुद सुनेगी, और नहीं तो दूसरे किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे देगी। शर्त एक ही है, दोनों में अंडरलाइन कीजिए, जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। जिसको मैटर ट्रांसफर किया जा रहा है वो उस मैटर को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। देन आता सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन नंबर 2 कहता है पावर ऑफ ट्रांसफरी कोर्ट। क्या कहा, पावर ऑफ ट्रांसफरी कोर्ट। अब इस ट्रांसफरी कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, तो बोला इस ट्रांसफरी कोर्ट के पास 2 पावर है। कितनी पावर है, 2। जैसे ही हमने मैटर ट्रांसफर किया, या तो वो उसको रिट्राई करे और या फिर जहां से हमने उसको दिया वहां से कंटिन्यू करे। तो क्या बताया ट्रांसफर कोर्ट की पावर, 2 पावर है, या तो मैटर फिर से पूरा सुने और या फिर जहां उसको छोड़ा वहीं से उसको कंटिन्यू कर ले। देन आता है आपके पास सबसेक्शन नंबर 3। सबसेक्शन नंबर 3 आपसे कहता है कि क्या माना जाएगा, तो सबसेक्शन नंबर 3 आपका कहता है, तो सबसेक्शन नंबर 1 में हमने क्या कि कौन कर सकता है, सबसेक्शन नंबर 2 कहता है ट्रांसफरी कोर्ट की क्या पावर होगी, और सबसेक्शन नंबर 3 आपका कहता है कि उस कंडीशन में क्या होगा। तो आता है आपके पास कौन सा कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज पढ़ेंगे, कोर्ट का मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन आएगा, तो बोला एडिशनल और असिस्टेंट, दोनों ही डीजे कोर्ट के सबऑर्डिनेट रहेंगे, ठीक है। और नंबर 2 कहता है प्रोसीडिंग से आप क्या समझते हैं, तो बोलता है प्रोसीडिंग के अंदर क्या इंक्लूड है, तो एग्जीक्यूशन की डिक्री भी इसमें इंक्लूड है। क्या कहा, एग्जीक्यूशन की डिक्री और ऑर्डर भी इसमें इंक्लूड है। तो हमने 2 बातें पढ़ी, सबसेक्शन 3 में अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाट डू मीन सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट मीनिंग ऑफ डीजे कोर्ट का सबऑर्डिनेट कौन होगा, तो बोला असिस्टेंट भी होगा, एडिशनल। जबकि आपने सुना होगा ये जो असिस्टेंट और एडिशनल वर्ड है ये हम पढ़ते हैं सीआरपीसी में, और सीआरपीसी में कहाँ पे पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 में पढ़ते हैं। सेकंड कहता है प्रोसीडिंग, व्हाट डू मीन प्रोसीडिंग, तो बोला यहाँ प्रोसीडिंग के अंदर डिक्री भी है, ऑर्डर भी है, साथ साथ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑर्डर भी शामिल होगा। देन आता सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन नंबर 4 वेरी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है सबसेक्शन नंबर 4,
और सबसेक्शन नंबर 4 कहता है स्मॉल कोजेस कोड। किसकी बात करता है? स्मॉल कोजेस कोड की बात करता है। क्या कहा कि क्या स्मॉल कोजेस कोड का मैटर भी ट्रांसफर किया जा सकता है? बोला यस किया जा सकता है। किसको कर सकते हैं? किसी भी कंपिटेंट कोड को। तो जब कभी भी स्मॉल कोजेस कोड का मैटर ट्रांसफर किया जाता है सिविल कोड को, तो सिविल कोड क्या समझा जाएगा? तो कहता है सिविल कोड जब स्मॉल कोजेस कोड के मैटर को देखता है तो उसमें वो स्मॉल कोजेस कोड ही माना जाएगा। अब यहाँ पर एक आती नई बात सबसेक्शन 5 की। एक तरफ तो हमने पढ़ा सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 1 में कहा मैटर उसको ट्रांसफर किया जाएगा जो कोड कंपिटेंट होता है, कंपिटेंट कोड को करेंगे। लेकिन 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ। कब अमेंडमेंट हुआ? 1976 में। और 1976 के अमेंडमेंट से कहा गया है कि आप मैटर ऐसे कोड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं चाहे उसके पास कंपिटेंसी नहीं हो। बिकॉज क्योंकि जब मैटर ट्रांसफर होकर आया तो वो कोड माना जाएगा जिस कोड से मैटर ट्रांसफर होकर आया। तो ये 1976 में एक अमेंडमेंट आया और उसको किसने प्रिवेल कर दिया? सबसेक्शन 1 के अंदर प्रिवेल कर दिया। लेकिन जब विड्रॉल की बात करते हैं तो विड्रॉल का तो किसी भी कोड में कर सकते हैं, बट जब मैटर ट्रांसफर की बात आती है तो ट्रांसफर हमेशा कंपिटेंट कोड में किया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट विड्रॉल करके अपने हाथ की किसी कार्रवाई को किसी और कोर्ट को देना है तो वहां पर उसकी कंपिटेंसी होना जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा डिफरेंस क्या हुआ। जब मैटर आपको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पे ट्रांसफर कराना है तब तो कंपिटेंसी होनी चाहिए, तभी वो मैटर सुनेगी। लेकिन जब कभी भी कोर्ट के द्वारा मैटर विड्रॉल किया जाता है और डीजे कोर्ट को सुनना है और डीजे कोर्ट के पास समय नहीं है तो वो अपना मैटर किसी अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं सुनने के लिए। वहां पर उस कोर्ट को उस मैटर के लिए कंपिटेंट होना जरूरी नहीं है क्योंकि वो ऐसे डीम्ड किया जाएगा जैसे कि वही कोर्ट है जहां से मैटर आया है। इसलिए 1976 का अमेंडमेंट आया है। तो क्या पढ़ा हमने? 21 कहता है ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे। 21 एक कहता है अलग से सूट फाइल नहीं होगा, आप एप्लीकेशन लगा दीजिए या आप अपील कर सकते हैं। 22 कहता एप्लीकेशन कौन लगाएगा? डिफेंडेंट लगाएगा। 23 कहता एप्लीकेशन लगाएगा कहाँ? तो बोला सब 3 जगह पे लगा सकते हैं। 24 कहता है हाई कोर्ट और डीजे कोर्ट को मैटर विड्रॉल करना और ट्रांसफर करने की पावर कहाँ दी गई है? तो सेक्शन नंबर 25 में। अब आता है आपके पास एक ब्रेक का सवाल कि इनमें से कौन से सेक्शन में अपील को भी ट्रांसफर किया जा सकता है? इनमें से कौन से सेक्शन में अपील के मैटर को भी ट्रांसफर किया जा सकता है? ए सेक्शन नंबर 22, बी सेक्शन नंबर 23, सी सेक्शन नंबर 24, डी ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन से सेक्शन में अपील को भी ट्रांसफर किया जा सकता है? ए सेक्शन नंबर 22, बी सेक्शन नंबर 23, सी सेक्शन नंबर 24, डी ऑल ऑफ द अबव। हाँ, आपका आंसर सही था। सेक्शन 9 और 10 ऑफ CRPC एकदम सही बता रहे चंद्र जी। तो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा उसका आंसर होगा सी, क्योंकि सी बताता अपील, सूट और अदर प्रोसीडिंग को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 25। अब आता है सेक्शन नंबर 25 और 25 कहता है सुप्रीम कोर्ट। क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रांसफर करना। देखो एक काम कीजिए, आप लोग जो सेक्शन 24 है उसके टाइटल में लिख दीजिए हाई कोर्ट और डीजे कोर्ट, क्योंकि टाइटल में लिखा हुआ नहीं है। तो जनरली हम लोगों को रहता है कि हाई कोर्ट है, वहाँ पे डीजे कोर्ट भी दिया हुआ है। और इससे पहले हमने एक और सेक्शन पढ़ा, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, इनको अलग रहने की आदत नहीं है। कौन सा सेक्शन पढ़ा जहाँ पर डीजे कोर्ट और हाई कोर्ट साथ साथ आए? सेक्शन नंबर 3 में। वहाँ पर भी यही कहा कि डीजे कोर्ट सबऑर्डिनेट होगा हाई कोर्ट के और बाकी सारे कोर्ट होंगे हाई कोर्ट और डीजे कोर्ट के सबऑर्डिनेट, तो ये दोनों साथ रहते हैं। सेक्शन 25 कहता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आता है बात हमारी सुप्रीम कोर्ट। यहाँ कुछ आंसर आया था अभी जब हम बात करते हैं ट्रांसफर की, तो जब बात आई डीजे कोर्ट और हाई कोर्ट की तो किसी ने कहा कि सेक्शन नंबर 407 CRPC वो सही था 407 CRPC, पर 407 CRPC सेक्शन 23 के साथ नहीं आएगा, सेक्शन 24 के साथ आएगा। तो आप सेक्शन 24 के साथ लिख दीजिए 407। क्या लिखेंगे? 407 CRPC, क्योंकि वहां पे कौन ट्रांसफर करता है? तो वहां पे हाई कोर्ट ट्रांसफर करता है। वैसे 25 के साथ हम लिखेंगे CRPC सेक्शन नंबर 406, वहां पे कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट जो है मैटर ट्रांसफर करता है कहाँ पर करता है? CRPC 406 में, और हाई कोर्ट करता है 407 में। तो आपका आंसर वेरीफाई कर दिया मैंने। देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। हम बात कर रहे थे सेक्शन 25 की। सेक्शन जब 25 की बात करेंगे तो कुछ चीजें पढ़नी हमने यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका प्री का कि सेक्शन नंबर 25 में मैटर ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन कौन लगा सकता है? क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा 24 में
कि सब हाई कोर्ट स्व मोटो भी कर सकती है और पार्टीज भी कर सकती है। यहाँ पर आएगा ओनली पार्टी। क्या आएगा? ये आपका फिर से प्रीकस वाले ओनली पार्टी। एप्लीकेशन से पार्टीज के द्वारा लगी जाएगी और पर्पस क्या देखा जाएगा? एंड ऑफ जस्टिस। क्यों करेंगे? एंड ऑफ जस्टिस। ये आपका प्री का सवाल है। पहला सवाल तो आपका यहीं से बनता है। क्या बना कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन लगानी है आपको वो कभी भी स्व मोटो नहीं होगी, पार्टीज को लगानी पड़ेगी। अब आइए 406 में। 406 में क्या है? पार्टीज भी लगा सकती हैं, साथ ही साथ एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल का कोई बात नहीं आई। क्यों नहीं आई? दिस इज अ सिविल मैटर। ये दो प्राइवेट लोगों की लड़ाई है। क्रिमिनल मैटर सरकार हमें प्रोटेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू पार्ट नंबर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए वहां पर जनता भी जा सकती है, पार्टीज भी जा सकती है और साथ ही साथ एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल भी जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अब आता है सबसेक्शन नंबर 2। यहाँ पर आप एप्लीकेशन कैसे लगाएंगे? तो आएगा मोशन के साथ एफिडेविट देना पड़ेगा। तो क्या कहेगा? समावेदन के साथ और साथ साथ क्या लगाना पड़ेगा? शपथ पत्र, एफिडेविट लगाना पड़ेगा। चलिए, आपने एफिडेविट भी लगा लिया, सारी चीजें आपके सामने आ गई। तो देना था सबसेक्शन नंबर 3। तो सबसेक्शन नंबर 1 में आपने क्या क्या कि साहब ये प्रोविजन दे दिए। सबसेक्शन नंबर 2 में भी हमने आपको दे दिया। सबसेक्शन 3 कहता है फिर से वही, ट्रांसफरी कोर्ट की पार क्या होगी? क्या लिखेंगे? पार ऑफ ट्रांसफरी कोर्ट। अभी उस समय भी देखा अपन ने पिछले सेक्शन में भी, पार ऑफ ट्रांसफरी कोर्ट। ये देखिए यहाँ पर भी हमने देखा था पार ऑफ ट्रांसफरी कोर्ट कहाँ चला गया हमारा? यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर पार ऑफ ट्रांसफरी कोर्ट। क्या पार थी? 2 पार है। यहाँ पर भी कितनी पार है आप लोगों के पास? 2 पार है यहाँ पर भी आपके पास। पहली पार आती है आपकी यहाँ पर आपके पास 2 पार आती हैं। पहली पार आती है आपकी, पहली पार आती है आप री एंटर कर सकते हैं उसको, और दूसरी पार आती है आपकी क्या किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि या तो री एंटर कीजिए और या फिर आप क्या कर सकते हैं? रीट्राई कर सकते हैं आप, या फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग से कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों पार है यहाँ पे, या तो आप रीट्राई कीजिए और या फिर आप स्टार्टिंग से उसको वापस कर सकते हैं। तो क्या बात है अपने पास? सेम वही पार है कि जहां से मैटर दिया या तो वहीं से स्टार्ट कीजिए और नहीं तो स्टार्टिंग से कीजिए। अब जो हमारे लिए काम का है वो है हमारे पास सबसेक्शन नंबर 4, और जो सबसेक्शन नंबर 4 है वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्री का क्वेश्चन है। जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आपने जो मैटर किया है वो मैटर कैसा है, तो बोला मैटर जो है आपने क्या हाफ फर्दर कर सकते हैं, मतलब उसको स्टार्टिंग से कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट, या तो रिट्राई कर सकते हैं और या फिर फर्दर स्टार्टिंग से कर सकते हैं। क्या कहा इन्होंने? तो इन्होंने कहा कि जब कभी भी बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 4 की, सबसेक्शन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपने तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, प्रोसीडिंग में डिले करने के लिए आपने कोर्ट का समय व्यर्थ किया है, तो हम आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं? अंडरलाइन लिखिए। कितनी की जा सकती है? तो बोला 2000 रुपीज। कितनी की जा सकती है? 2000 रुपए की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। ये जो आपने वर्ड लिखा है क्षमावेदन, क्या होता है? क्षमावेदन इज अ फॉर्मेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में जब भी आप किसी मैटर को लेके जाते हैं तो हमेशा मेमोरेंडम के थ्रू जाया जाता है, और जब मेमोरेंडम के थ्रू जाया जाता है तो वहां पे आ जाता है ये, और मेमोरेंडम हमेशा कैसे लगेगा? एफिडेविट के साथ लगेगा। ठीक है। देन आता है हमारे पास सबसेक्शन नंबर 5, और सबसेक्शन नंबर 5 कहता है आपका 2000 रुपीज, और 5 कहता है द लॉ अप्लीकेबल, द लॉ विद इन सूट एटसेट्रा वाज ओरिजिनली इंस्टीट्यूटेड। सबसेक्शन 5 कहता है आपका कि यहाँ पर मैटर ट्रांसफर हो गया, कहाँ सा मैटर ट्रांसफर हो गया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट मैटर ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे भी जा सकता है। तो जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे चला गया, उस कंडीशन में क्या होगा? तो बोला उस कंडीशन में उस लॉ को अप्लाई किया जाएगा। कौन सा लॉ को अप्लाई किया जाएगा? जो जहां से मैटर ट्रांसफर होकर आया है। क्या कहा? कौन सा लॉ अप्लाई होगा जहां से मैटर ट्रांसफर होकर आया है। बात करते हैं आईपीसी की। राजस्थान के अंदर एक मैटर चल रहा था आईपीसी का सेक्शन नंबर 21, आईपीसी का सेक्शन नंबर 21 का जो 13 क्लोज है वो सिर्फ राजस्थान का अमेंडमेंट है, और उसमें लिखा हुआ है कि क्या कॉलेज का लेक्चरर पब्लिक सर्वेंट हो सकता है या नहीं। तो बोला कॉलेज का लेक्चरर पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है, लेकिन जब वो सुपरविजन का काम कर रहा है तब पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। ठीक है। अब
हुआ क्या, मैटर चल रहा था राजस्थान में और आपने उसको ट्रांसफर कराया गुजरात में। गुजरात में पता चलता है कि मैटर ऐसा है ही नहीं, तो देन क्या करेंगे, क्योंकि वहां तो 13 क्लोज नहीं है। तो उस समय जब मैटर को हेल्ड किया जा रहा है तो ऐसे हेल्ड किया जाएगा जैसे कि वो राजस्थान का लॉ अप्लाई होता है। ये तो क्रिमिनल का एग्जाम्पल दिया, सिविल में भी ऐसे बहुत सारे कानून है जिसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, लोकल वाले अमेंडमेंट हो रखे हैं, वो वहां पे अप्लाई नहीं होते। तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, यही लॉ कंटिन्यू करेगा। तो सबसेक्शन नंबर 1 कहता है पार्टीज के एप्लीकेशन पर किया जा सकता है। सबसेक्शन नंबर 2 कहता है मोशन के ऊपर एफिडेविट के साथ देना पड़ेगा। सबसेक्शन नंबर 3 कहता है पार क्या होगी तो उसको रीट्राई करें या फिर जहां से उसको छोड़ा उसको कंटिन्यू करें। 4(1) कहता है अगर डिले किया तो 2000 रुपये लगाएंगे आपके ऊपर। और 5th 1 कहता है आपका कौन सा लॉ अप्लाई होगा, तो बोला ओरिजिनल जहां पे सूट इंस्टीट्यूट हुआ उसी लॉ को अप्लाई किया जाएगा। तो हमने क्या देखा, पहले हमने देखा ऑब्जेक्शन, देन हमने किया ट्रांसफर, फाइनली मैटर हमारा ट्रांसफर हो गया। होते ही हम क्या करेंगे, तो सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, सूट को इंस्टीट्यूट। तो आता है सेक्शन नंबर 26, सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा। सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा, ये आता है आपके पास सेक्शन नंबर 26। तो आता है आपके पास सेक्शन नंबर 26 और सेक्शन नंबर 26 कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सूट को इंस्टीट्यूट कैसे किया जाएगा, देखो इस सेक्शन को अकेले तो पढ़ा नहीं जा सकता, 2 के साथ है, लेकिन फिलहाल हम यहीं से पढ़ेंगे ताकि जब हम ऑर्डर पढ़ेंगे तो इसको वहां पे कोरिलेट कर देंगे। तो जो सेक्शन नंबर 26 है वो आपको बताता कि कैसे कैसे किया जा सकता है। तो 2 तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट 1 कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। क्या कहता है, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, प्लेंट को प्रेजेंट करके किया जाएगा। और सेकंड 1 कहता है जैसा मैंने प्रिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्रेजेंटेशन। सूट लिखा है आप लोगों ने, सही पकड़ा एकदम। ऑर्डर नंबर 4 इसके साथ आता है। और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के अंदर हम 2 बातें पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सबसेक्शन 1 में प्रेजेंटेशन। क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, प्लेंट को प्रेजेंट करके। और उसी में सेकंड पढ़ते हैं अदर मैनर, जो कोर्ट के द्वारा डिस्क्राइब किया हुआ है। उसी का सबसेक्शन 2 कहता है साथ में आपको देना पड़ेगा एफिडेविट। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर सारी प्रोसीडिंग एफिडेविट के द्वारा की जाएगी। तो पहला कहता है वाद को उपस्थित करके, और दूसरा था जो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। सेकंड कहता है शपथ पत्र आपको पेश करना पड़ेगा। थोड़ा कोशिश करूंगी मैं हिंदी बोलने की, कुछ वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में हो जाता है तो मैं कोशिश करूंगी। जी जी जरूर धर्मराज जी, मैं कोशिश करूंगी थोड़ा हिंदी बोलने की। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। अब मेरा सवाल था उससे पहले आंसर आ गया कि हमने कहाँ पढ़ा था, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर नंबर 4 में। अब आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर नंबर 4 में कितने रूल थे। फिर से आपके पास सवाल है कितने रूल थे, कि सब हमारे पास रूल थे टोटल 2। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर अगला चैप्टर, और अगला कहता है हमारा टॉपिक समन एंड डिस्कवरी। अब हम आपको क्या भेजेंगे, समन एंड डिस्कवरी। तो आता है हमारे पास समन एंड डिस्कवरी। कहां से कहां तक पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 27 to 32। अब स्टार्ट करता हूं फटाफट सेक्शन नंबर 27 से। पहला क्वेश्चन यही, सेक्शन नंबर 27। सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद, क्या बोला मैंने,
सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद डिफेंडेंट को कितने दिन में समन दिया जाएगा, प्री का क्वेश्चन है। तो बोला सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद डिफेंडेंट को अंडरलाइन कीजिए 30 डेज में, कितने दिन में, 30 डेज में समन दिया जाएगा। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन 30 डेज में। सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 28 कहता है, क्या बात करता है 28, आउट ऑफ स्टेट। क्या वर्ड यूज किया मैंने, आउट ऑफ जुरिडिक्शन यानी आउट ऑफ स्टेट। यहाँ पे अगर आउट ऑफ स्टेट वर्ड यूज नहीं किया तो आप उसको कर लीजिए, तो आपको पता रह जाएगा आउट ऑफ स्टेट में करेंगे हम, राज्य के बाहर कैसे करेंगे। यहाँ हमारे लिए एक दो चीज काम की है। पहला, राज्य के बाहर जब भी आपको समन करवाना है सर्व, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, वहां के कोर्ट को भेजेंगे। याद रखिएगा, अगर आउट ऑफ स्टेट में अगर किसी समन को अगर आपको सर्व कराना है तो पहली कंडीशन, कभी भी हाई कोर्ट को नहीं भेजा जाएगा। तो किसको भेजेंगे, वहां के दूसरे कोर्ट को। दूसरे कोर्ट को भेज दिया, अब क्या होगा, तो दूसरा कोर्ट उस समन को सर्व करवाएगा, वैसे ही सर्व करवाएगा जैसे कि उसी के द्वारा उसको निकाला गया है। जो थर्ड पॉइंट है इसका सबसेक्शन, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसेक्शन नंबर 3 हमारा कहता है कि वो दूसरा इंस्टीट्यूट स्टेट क्या करेगा, तो बोला सब समन सर्व करवाएगा। सर्व करवा के क्या करेगा कि समन रिटर्न करेगा। रिटर्न कौन सी लैंग्वेज में करेगा, तो बोला अगर उस कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में करेगा, उस कोर्ट की लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में करेगा। लेकिन अगर उस कोर्ट की लैंग्वेज ना तो हिंदी है और ना इंग्लिश है, तो देन क्या करोगे, लाइक के गुजरात, अगर गुजरात में समन सर्व होने जाता है तो उसकी सर्विस गुजराती में होती है, सब कुछ गुजराती में लिखा होता है, लेकिन उसको वापस राजस्थान भेजना है, तो फिर क्या होगा, तो बोला उसको ट्रांसलेट करा के भेजा जाएगा। कैसा ट्रांसलेट करा सकता है, तो अगर राजस्थान में हिंदी चलती है तो हिंदी, और अगर केरल में भेजना है इंग्लिश चलती है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया जा सकता है। तो ये हमारे थोड़ा सा काम का जो प्री का क्वेश्चन देता है। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29, अब देखिए हमने डिफेंडेंट को यही भेज दिया, देन हमने आउट ऑफ स्टेट कर दिया, तो स्टेट के बाद क्या है, तो फॉरेन। तो अब आता है फॉरेन में, तो होता है विदेश में। यहाँ एक ही सवाल आता है कौन कराएगा, तो यहाँ पर 3 बातें आती है। पहला, जहां पर हमारा सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट अप्लाई नहीं होता है, कहां पर हमारा सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट अप्लाई नहीं होता है, सेक्शन नंबर 1 में चले जाओ। और सेक्शन नंबर 1 कहता है कि ये जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं होता है, और ये नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र में भी नहीं होता है, ट्राइबल्स एरिया में नहीं होता है, तो कौन कराएगी, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 2 कहता है हमारा कि आउट ऑफ स्टेट में हमारा सिविल और रेवेन्यू कोर्ट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है अप्लाई नहीं होता है, वहां पर भी कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और लास्ट 1 कहता है कि आउट ऑफ स्टेट के अंदर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है कि यहाँ पर हमारा सिविल और रेवेन्यू कोर्ट अप्लाई नहीं होता है, ये मान ली फॉरेन है, तो वहां पर भी कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूरा पढ़ने की वजह में इतना याद रखना है कि फॉरेन में कौन कराएगा, तो हमारे पास बढ़ा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले में 27 30 डेज, 28 लैंग्वेज का याद रखना और 29 फॉरेन। अब आता है 30 में 2 बातें आती है। क्या कहता है, हम आपको समन भेजेंगे, आपको प्रोड्यूस करना है और डॉक्यूमेंट भेजना है। क्या करना है, प्रोड्यूस करना है और डॉक्यूमेंट्स भेजना है। तो आता है डॉक्यूमेंट्स के लिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, यहाँ पर कुछ और बातें भी आपको कही गई है। नंबर 1 कहता है हम आपको डॉक्यूमेंट के लिए समन भेजेंगे, क्योंकि आपको लिए तो मैंने भेज दिया सब सेक्शन 27 में। जब मैं आपको डॉक्यूमेंट के लिए समन भेजूंगी तो आपको आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। कौन से सेक्शन में कहा है कि जब डॉक्यूमेंट मंगाया गया है और आप भी आ गए हैं तब भी हम आपकी एविडेंस नहीं लेंगे। कौन से सेक्शन में कहा गया है कि जब डॉक्यूमेंट मंगाया गया है और आप भी साथ साथ आ गए हैं तब भी हम आपसे क्या नहीं करेंगे, तो बोला हम आपकी एविडेंस नहीं लेंगे। तो इसके साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे सबसेक्शन 1 के साथ एविडेंस एक्ट। क्या लिखेंगे, एविडेंस एक्ट IEA 139। IEA का 139 कहता है कि जब हमने डॉक्यूमेंट मंगाए हैं तो हम सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, आपके नहीं। लेकिन नंबर 2 कहता है जब जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको भी बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी कह सकते हैं, और हम आपको कहेंगे आप ही आइए और डॉक्यूमेंट को पेश कीजिए, ताकि हम आपसे उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एडमिशन करवा सकें। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक ऑर्डर एडमिशन, और हमने ऑर्डर पढ़ा था कि एडमिशन किसका करते हैं, तो 13 कहता है जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर, कहते सब मैं एडमिट करता हूँ, मैं इस डॉक्यूमेंट के बारे में जानता हूँ। तो हम लोग सबसेक्शन 2 के साथ लिखेंगे ऑब्लिक करके ऑर्डर नंबर 12 और ऑर्डर नंबर 13। क्या लिखेंगे, सबसेक्शन नंबर 2 के साथ लिखेंगे ऑर्डर नंबर 12 ऑर्डर नंबर 13। अब आता सबसेक्शन नंबर 3, कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट कैसे पेश किए जाएंगे, तो CPC का सबसे बढ़िया रूल,
हर चीज कैसी होती है यहाँ पर, एफिडेविट पे होती है, शपथ पत्र पे होगी। तो थर्ड में आ जाएगा आपका एफिडेविट पे क्या जाएगा। अब मुझे ये बता दीजिए भाई, कौन सा ऑर्डर है जो एफिडेविट की बात करता है, कौन सा ऑर्डर है जो एफिडेविट की बात करता है, ऑर्डर नंबर 12। आप सबका आंसर सही है, 139 उर्वशी आपका आंसर भी सही है, गोपाल जी आपका भी सही है, सपना आपका भी सही है, मनाली आपका भी आंसर सही है, भरत आपका आंसर भी सही है, और नागल साहब आपका भी आंसर सही है, एविडेंस सेक्शन 139। गुड। हम बात करते हैं फिर से वापस, कौन सा ऑर्डर पढ़ा था जो एफिडेविट की बात करता है, ऑर्डर नंबर 12। ऑर्डर नंबर 12 आ गया तो मुझे बता दीजिए एडमिशन भी कितनी बार करेंगे, तो हम एडमिशन करेंगे 9 टाइम, मीनिंग ऑफ 9 उसमें रूल दिए गए हैं। 18 आंसर गलत है आप लोगों का, 19 भी गलत है, 12 इज द राइट आंसर मनाली। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 की जो बात करते हैं वो आपके लिए एक सवाल लेके आता है। 31 कहता है समन टू विटनेसेस, किसको समन भेजे, विटनेसेस को। अब बताइए मुझे इस विटनेसेस को समन कैसे भेजा जाएगा, तो बोला विटनेसेस को समन वैसे भेजेंगे जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27, 28, 29 में जो प्रोसीडिंग है वो इस पर अप्लाई होगी। लेकिन हम बात करते हैं सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में डिफरेंट है। सीआरपीसी में क्या डिफरेंट है, तो चलते हम सीआरपीसी की तरफ। पहले तो बताइए सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन आपको बताता है विटनेसेस के लिए समन, तो आता है सेक्शन नंबर 69। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सीआरपीसी में सेक्शन 69 में विटनेसेस को बुलाते हैं और सीपीसी में सेक्शन नंबर 31 को विटनेसेस को बुलाते हैं। तो आ गए सब दोनों जने। तो यहाँ पर तो वही प्रोसेस अप्लाई होता है जो डिफेंडेंट का होता है, जबकि वहां पर अक्यूज्ड को समन जो है ऑफिसर के द्वारा दिया जाता है, या तो पब्लिक ऑफिसर जाएगा, या पुलिस का ऑफिसर जाएगा, या कोर्ट का ऑफिसर जाएगा। लेकिन जब बात विटनेस की आती है तो वहां पे बाई पोस्ट किया जाता है। 62 इज रॉन्ग आंसर, 69 इज राइट आंसर। चंद्रा जी आपका आंसर सही है, आपका बाकी लोगों का आंसर भी सही है, कैलाश जी आपका आंसर भी सही है। देन हम करते हैं 32, और सेक्शन नंबर 32 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जाम। सेक्शन नंबर 32 कहता है अब आपने किया डिफॉल्ट, क्या किया आप लोगों ने, डिफॉल्ट। कोर्ट ने आपको बुलाया बट आप डॉड होशियार ठहरे, आप कोर्ट की बातों को मान लो तो जिंदगी बन जाए, पर आप मानोगे नहीं, क्योंकि गुनहगार का तो काम ही है कि कहना नहीं मानना, तभी तो गुनहगार है, अन्यथा गुनहगार क्यों बनता। तो डिफॉल्ट करोगे तो हम आपके ऊपर 4 तरह का इल्जाम काम करेंगे। सबसे पहला था अरेस्ट, हम आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकालेंगे। सेकंड, हम आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, देन उसको सेल कर देंगे। थर्ड वन कहता है कि आपके ऊपर हम पूरे 5000 रुपीज की, कितने 1000 रुपीज की, 5000 रुपीज की फाइन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज क्या क्या है, फाइन, जबकि इससे पहले हमने एक सेक्शन पढ़ा और वहां पे कंपनसेशन वर्ड यूज किया। क्या कहा मैंने, यहाँ पर डिफॉल्ट करने पर मैं 5000 रुपीज फाइन लगाती हूँ, जबकि इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कंपनसेशन। कहाँ पढ़ा था, तो हम सबसेक्शन सी पॉइंट के साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे। ये हमारा 3 पॉइंट हुए, ए बी सी और डी, ये सी के साथ ऑब्लिक करेंगे और सेक्शन नंबर 25 लिखेंगे, और वहां पे हमने अपने ऊपर कितना लगाया, 2000। तो दोनों को साथ साथ अदे करेंगे। यहाँ पर कंपनसेशन वर्ड यूज किया गया है और यहाँ पर फाइन वर्ड यूज किया है, जबकि आपको पता है फाइन वर्ड किस में यूज किया जाता है, क्रिमिनल मैटर में। तो यहाँ पर भी गलती करोगे तो सजा तो मिलेगी, क्योंकि क्रिमिनल सिविल कोड भी क्या है, सजा देने का हकदार है, कोड ऑफ रिकॉर्ड है। अगर डिफेमेशन करोगे या इसके ऑर्डर का डिसऑबे करोगे तो सजा तो मिलनी है, इसलिए यहाँ पे फाइन वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। और फोर्थ वन कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी कि साहब मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, साहब मेरे ऊपर फाइन इम्पोज मत कीजिए, आप जब जब बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो कोर्ट कहता है भाई तो सिक्योरिटी जमा करा दे, और नहीं कराता है सिक्योरिटी जमा कर डिफॉल्ट करता है तो अंडरलाइन कीजिए आपको सिविल जेल में भेज दिया जाएगा। तो क्या पढ़ा हमने, समन एंड डिस्कवरी कैसे कैसे की जाएगी, 27 से लेके हमने 32 तक पढ़ा, ऐसे ऐसे समन और डिस्कवरी की जा सकती है। फाइनली सारी चीजें आ गई। अब कोर्ट आपको क्या देगा, तो कोर्ट आपको देगा जजमेंट और डिक्री। 5000 रुपीज आंसर आपका सही है। और हम बात करते हैं आप लोग अब हम बात करेंगे जजमेंट एंड डिक्री। जजमेंट एंड डिक्री, फिर से आपके सामने एक सवाल आने वाला है जजमेंट और डिक्री के लिए, और ये आता है सेक्शन नंबर 33। कौन सा ऑर्डर है जो जजमेंट और डिक्री की बात करता है, कौन सा ऑर्डर है जो जजमेंट और डिक्री की बात करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा ऑर्डर है जजमेंट और डिक्री की बात करता है, तो आता है ऑर्डर नंबर 20। तो इसके साथ ऑब्लिक करके लिखिए ऑर्डर नंबर 20। ऑर्डर नंबर 20 के अंदर एकदम सही आंसर है आपका आसेरी जी, ऑर्डर नंबर 20।
ऑर्डर नंबर 20 में कितने रूल है, अब ये बता दीजिए आप लोग। कई लोगों ने आंसर दे दिया ऑर्डर नंबर 20 होना चाहिए, आपका आंसर भी सही है। अब ऑर्डर नंबर 20 में रूल कितने हैं ये बता दीजिए आप। नरपत साहब आपका आंसर भी सही है। ये 20 क्या है, ऑर्डर 20 के रूल बता रहे हो, क्या बता रहे हो? तो ऑर्डर 20 में रूल भी 20 है। कितने हैं? तो आता रूल भी 20 है। चलिए, तो कोर्ट आपको जजमेंट और डिक्री देगी। यहाँ देखिए आपके 2 बट लिखा हुआ है। पहला, जैसे ही फाइनल डिटर्मिनेशन होता है कोर्ट जजमेंट करता है। क्या करता है? सारे सबूतों गवाहों को देखने के बाद कोर्ट जजमेंट तैयार करता है और जजमेंट के अकॉर्डिंग डिक्री बनाता है। तो अंडरलाइन कर लीजिए, सारी चीज़ों को देख के कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करता है और जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद डिक्री बनाता है। और आपको पता होगा जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद जब डिक्री तैयार होती है तो कितने दिन में होती है? तो लिखिए, जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद डिक्री 15 डेज में तैयार होती है। 15 दिन में तैयार हुई। तारीख कौन सी लगेगी? जिस दिन तैयार हुई वो, या जिस दिन जजमेंट सुनाया। तो लिख दीजिए कि डिक्री पर वही डेट लिखी जाएगी जिस दिन जजमेंट सुनाया गया है। तो ये आ गया हमारा जजमेंट और डिक्री। वो छोटा दिखता है, सेक्शन 33 एक लाइन का है, इतना आसान नहीं है। ऑर्डर 20 पढ़ना पड़ेगा इसके साथ, देन आता। और आपको पता होगा एक मात्र ऑर्डर 20 और 34 है, जैसे प्रीलिमिनरी फाइनल डिग्री भी मिलती है। अब हम करते हैं 34 फिर से आपको प्री का क्वेश्चन देता है। क्या कहा मैंने? 34 भी एक नया आपके पास आ जाता है, इंटरेस्ट। और बिना इंटरेस्ट तो जिंदगी में कुछ चलता नहीं है। जहां आपका इंटरेस्ट होता है वहीं हम भागे भागे जाते हैं। पर कोड भी हमारा बड़ा होशियार है, इंटरेस्ट दिलाने से मना कर देता है। तो 34 में हम पढ़ते हैं सबसेक्शन नंबर 1। सबसेक्शन नंबर 1 को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर प्री के 2-3 सवाल बनते हैं। सबसेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? सबसेक्शन नंबर 1 कहता है कि आप कोर्ट से इंटरेस्ट ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? 2 चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए। सूट इंस्टीट्यूट करने से डिक्री आने तक। क्या कहा? सूट इंस्टीट्यूट करने से डिक्री आने तक, या डिक्री जारी करने से पेमेंट करने तक। तो ये आपका प्री का क्वेश्चन है कि कोर्ट का डिस्कशन है कि कौन सा दिला सकती है। तो जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट किया उस दिन से डिक्री मिली, या जिस दिन डिक्री मिली उस दिन से पेमेंट देने तक, इन दोनों में इंटरेस्ट दिला सकते हैं। कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? जनरली 6%। लेकिन क्या 6% से एक्स्ट्रा हो सकता है? बोला यस, प्रोवाइडेड कहता है कि जब मैटर कमर्शियल पर्पस के लिए है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, तो वहां पर आपको 6% से एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है। बट वहाँ 2 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहला, अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, और अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जो नेशनलाइजेशन बैंक की जो रेट की दर है उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। तो सबसेक्शन 1 आपको 3 क्वेश्चन देता है। पहला, कितना परसेंटेज ब्याज? दूसरा, किस दिन से दिलाया जाएगा? और तीसरा, क्या ये ब्याज की रेट बढ़ सकती है तो किसको ध्यान में रखा जाएगा? देन आता है आपके पास सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन नंबर 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जाम। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक सवाल आता है। हाँ, आप लोगों के आंसर नहीं, 6 एकदम राइट आंसर है। बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 2 की। कोर्ट ने आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए कुछ बोला ही नहीं। कोर्ट इज अ साइलेंट। क्या कहा? कोर्ट कुछ नहीं बोलता। कोर्ट की मर्जी होनी चाहिए तो बोलेगा, नहीं मर्जी तो नहीं बोलता कोर्ट। कोर्ट को बुलाना कैसा है, वकीलों को अच्छे से पता, कोर्ट का बोल सकता है। तो कोर्ट ने इंटरेस्ट के लिए कुछ बोला ही नहीं। अब आप क्या करेंगे? तो जहां कोर्ट ने आपकी डिक्री में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला तो ये माना जाएगा कोर्ट ने आपको इंटरेस्ट दिलाने से डिनाई कर दिया। और जब पार्टी कुछ नहीं बोलती है तो ये माना जाता है कि आपने उस चीज को एडमिट कर लिया। अब मेरा सवाल आता है आप सबके लिए। अब आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इस बार आप ही को बताना है। सेक्शन नंबर 34 का सबसेक्शन नंबर 2 के साथ पहले हमने एक सेक्शन पढ़ा, उसका कौन सा एक्सप्लेनेशन लिखे? वो भी यही कहता है कोर्ट इस चीज के लिए साइलेंट है। उसका भी नाम नहीं बताऊंगी, आप ही को बताना है। कोर्ट अगर इस पर्पस के लिए साइलेंट है तो माना जाएगा कोर्ट ने देने से डिनाई कर दिया है। कोर्ट ने देने से डिनाई कर दिया है। फिर से सवाल सुनिए मेरा। इससे पहले भी हमने सेम एक चीज पढ़ी जहां पर कोर्ट ने एक और चीज मांगी थी, वहां पर भी कोर्ट साइलेंट। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि पापा साइलेंट इज अ डिनाई, बेटा साइलेंट इज अ लड़का मान गया, बधाई हो सा, लड़के को लड़की पसंद आ गई। याद आया कुछ? रिकॉल हुआ आपका? 5 किसका? 5 115 5115 सेक्शन 11 एकदम सही जवाब। गोपाल जी आपका आंसर एकदम सही है। और इसके साथ हम लिखेंगे ऑब्लिक करके सेक्शन नंबर 11 एक्सप्लेनेशन नंबर 5। और बात करता है आपकी रिलीफ की। किसकी बात करता है? रिलीफ। और ये बात करता है इंटरेस्ट की। तो देखिए 2 सवाल आपके क्लियर हो गए कि सेक्शन नंबर 34 के क्लोज नंबर 2 में जब इंटरेस्ट के लिए साइलेंट, इसका मीनिंग मना कर दिया,
सेक्शन नंबर 11 एक्सप्लेनेशन नंबर 5, जब कोर्ट ने रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं बोला, इसका तो कोर्ट ने डिनाई कर लिया। तो दोनों क्वेश्चन आपके जूनियर लॉ ऑफिसर के भी हैं और आरजेएस के भी, जो आपको याद होने चाहिए। हाँ, अभी आप सबका आंसर सही आ रहा है। ओके, गुड। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 35। अब फाइनली हमारा सीपीसी का सबसे बढ़िया क्वालिटी है जो हम सबको सीखनी चाहिए, हमारा सिविल मैटर हर चीज पे पहले भैया खर्चा दे दो, बिना खर्चे काम नहीं होते। हम लोगों को तो फिर भी शर्म आ जाती फीस मांगने में, ठीक है दे देगा बच्चा है, लेकिन यहाँ तो कहता पहले खर्चे दो, नहीं देते तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो ऐसा ही होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड खर्चे जमा करा दीजिए। तो आपने कहा कोस्ट दे दीजिए, आप हमें कोस्ट देंगे। 35A कहता है अगर कोर्ट को लगता है आपने मुद्दा परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए क्या है, तो कोर्ट आपके ऊपर, आपको पता होगा पहले फाइन लगाती थी, उस फाइन को अमेंडमेंट से हटा दिया गया है। और देन आता है 35B, अगर कोर्ट को लगा कि आपने प्रोसीडिंग को डिले करने के पर्पज से, काम किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो कोर्ट उस कंडीशन में भी आपसे एक्स्ट्रा कोस्ट मांग सकती है। तो 35A भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेजर एक्ट है, इसलिए हमें सारे सेक्शंस पता होने चाहिए, सबके टाइटल पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आज हमारा पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। अगर पार्ट नंबर 1 को रिकॉल करते हैं आप लोग, तो देखिए बहुत सारे ऑर्डर से कोरिलेट होते हैं। तो कैसे करेंगे, जब हम ऑर्डर पढ़ेंगे तो ऑर्डर को सेक्शन के साथ कोरिलेट करेंगे। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन नंबर 2 पढ़ा हमने डेफिनेशन के अंदर नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, कोड पढ़ा था। कोड में आपको क्या मिली, डिक्री मिली। 2 में डिक्री किसको मिली, 2-3 में डिक्री होल्डर को मिली। 2-4 कहता है डिक्री होल्डर कहाँ रहता है, सब डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो 2-5 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट के बाहर क्या है, कि साहब फॉरेन कोर्ट है। तो 2-6 कहता है फॉरेन कोर्ट क्या देता है साहब, कि साहब फॉरेन जजमेंट देता है। तो 2-7 कहता है फॉरेन जजमेंट जाएगा कौन हमारा, कि साहब हमारे गवर्नमेंट प्लीडर साहब जाएंगे। तो सब गवर्नमेंट प्लीडर साहब हमारे यहाँ पर कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, कि साहब 7A में हाई कोर्ट में करेंगे। तो साहब ये हाई कोर्ट कहाँ पर है आपका, तो 7B कहता है इंडिया में है। तो इंडिया में 7B कहता है। 2-8 कहता है तो बैठता कौन है वहां पर, तो सब जज साहब बैठते हैं। तो 2-9 कहते हैं जज साहब देते क्या है, कि साहब जजमेंट देते हैं। तो 2-10 कहते हैं जजमेंट किसके अगेंस्ट देते हैं, कि साहब जजमेंट होल्डर के अगेंस्ट देते हैं। जजमेंट होल्डर तो मर गया, तो साहब कौन आएगा, तो 2-11 कहते हैं साहब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा, तो 2-12 कहता है साहब मीन्स प्रॉफिट मिलेगा। तो मीन्स प्रॉफिट कैसा होगा, तो 2-13 कहता है साहब मूवेबल होगा। तो 2-14 कहता है मूवेबल को देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि साहब मुझे तो ऑर्डर देना पड़ेगा। 2-14 कहता है ऑर्डर किसको दोगे, कौन आएगा, वो तो है ही नहीं, तो बोला साहब प्लीडर साहब आ जाएंगे। तो 2-15 कहता है प्लीडर साहब आए। तो 2-16 कहते प्लीडर साहब कैसे आएंगे, कि जैसा यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किया हुआ वैसे आएंगे। 2-17 कहता भाई प्लीडर कोई पब्लिक ऑफिसर है, कि ना प्लीडर पब्लिक ऑफिसर नहीं है, बट इनके अंदर जो 8 ग्राउंड दिए गए ये हमारे पब्लिक ऑफिसर है। 2-18 कहता है हमारे रूल्स की बात करता है। और 2-19 कहता है शेयर्स की बात करता है। और 2-20 कहता है आप मुझे साइन करना है और मुझे मेरे शेयर लेके जाना है। क्यों आपको ये बताया मैंने स्ट्रिक्चर रिवाइज कर रहे थोड़ा सा, क्योंकि आज 35B पे खत्म हो गया। कल आपको एक चार्ट के साथ बताऊंगी मैं अगला चैप्टर, इसलिए मैंने कहा आज इसको रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा रहेगा कि कितना आपने अब तक जो पढ़ा वो आपको याद है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा प्रीलिमिनरी सेक्शन नंबर 2 खत्म होता है। देन सेक्शन नंबर 3 आ जाता है, सबऑर्डिनेशन कौन कैसे करेगा। सेक्शन नंबर 3 के साथ आप चाहे तो सीआरपीसी के 3 ऐसे सेक्शन है जो सबऑर्डिनेट की बात करता है, 4 सेक्शन है सीआरपीसी के जो सबऑर्डिनेशन की बात करता है। हम बात करते हैं सेक्शन 8 और 9 के अंदर, और सेक्शन 9 और 10 ऑफ सीआरपीसी, तो 10 सबऑर्डिनेट की बात करता है। हम बात करते हैं सेक्शन 11 से लेकर 15 तक, तो 14 आपके सबऑर्डिनेशन की बात करता है। हम बात करते हैं आपके अगला मेट्रोपॉलिटन 15 से लेकर 19 तक, तो वहाँ आपके 19 है वो सबऑर्डिनेशन की बात करता है। हम पढ़ेंगे 19 से लगा के 23 तक, तो वहाँ पे जो आपका 22 है वो आपको सबऑर्डिनेशन की बात करता है। तो सबऑर्डिनेशन चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर, दोनों में किया जा सकता है। देन हमने पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4, और सेक्शन नंबर 4 कहता है सेविंग्स इन मैटर पे सीपीसी अप्लाई नहीं होंगी। और सेक्शन नंबर 5 कहता है रेवेन्यू कोड। मैंने आपको बताया था जहाँ रेवेन्यू कोड काम करता है वहाँ सीपीसी साइलेंट, और जहाँ रेवेन्यू कोड साइलेंट वहाँ सीपीसी काम करेगा। और ये आपने पढ़ा था लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन नंबर 242 में। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो जजमेंट आएगा आपके एग्जाम में वो जजमेंट आपको यहीं से लिखना है। इस बार कई बच्चों की गलतियां हुई, क्योंकि जनरली हम लोग राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं, और राजस्थान के अमेंडमेंट हो सकता है आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में ना पढ़ाए गए हो, और उस चक्कर में आपका जुडिक्शन, क्योंकि कई लोगों को अभी तक वो पुराना ही याद है,
राजस्थान पर्पस उस पुराने को हमें निकालना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जजमेंट लिखना है और जजमेंट आपका 10 नंबर का आता है। अगर वहीं आपने कोर्ट का नाम गलत लिख दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। देन आता है सेक्शन नंबर 7 और 8 जो हमें प्रेसिडेंट और प्रांतीय की बात करता है। देन आता है 9 हमने पढ़ा सिविल नेचर के सूट से आप क्या समझते हैं, पूरे 2 एक्सप्लेनेशन पढ़े थे हमने। 10 कहता है सब जुडाइस क्या होता है, एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, फॉरेन मैटर में अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन में हमने 11 पढ़ा था रेस जुडिकेटा। उस रेस जुडिकेटा में हमने पूरे के पूरे कितने एक्सप्लेनेशन पढ़े, पूरे 8 एक्सप्लेनेशन पढ़े थे, जो हमें बताता है क्या क्या है और क्या क्या नहीं। आता है सेक्शन नंबर 12 और 12 कहता है बार ऑफ फर्दर सूट, ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 9, ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 9, ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 1 और 1 एक के बाद आ जाता है। और देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 13 कहता है फॉरेन कोर्ट की डिसीजन कंक्लूसिव प्रूफ कब नहीं होंगे, पूरा नेगेटिव सेंस में दिया गया, इसको पॉजिटिव बना सकते हैं कि कब कंक्लूसिव होंगे। देन आता है सेक्शन में 14 और 14 कहता है प्रिजम्पशन, किस चीज की प्रिजम्पशन, सर्टिफिकेट की, जो हमने कोरिलेट किया था एविडेंस एक्ट सेक्शन 86 से। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 15 लोएस्ट कोर्ट। ये बात हम लोगों के कोर्स में पहले रेवेन्यू एक्ट हुआ करता था, एडीजे के एग्जाम में आज भी है, एडीजे के एग्जाम में आज भी रेवेन्यू कोर्ट है, वहां पर भी लिखते हैं। जब हम पढ़ते हैं वहां पर सेक्शन नंबर 220 और 222 तो वहां पर भी लिखा था लोएस्ट कोर्ट में जाया जाएगा। देन 16 कहता है जहाँ सब्जेक्ट मैटर लोएस्ट कोर्ट कौन सा, जोधपुर का, पाली का, बाड़मेर का, कहाँ का, तो बोला जहां पर आपका सब्जेक्ट मैटर है वहां का। देन हमने देखा 17 जब सेवरल कोर्ट्स के अंदर आपके पास जुडिक्शन है, दोनों में से आप कहीं भी जा सकते हैं। और 18 आपको कहता है अनसर्टेनिटी, डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन है आपका अनसर्टेनिटी के लिए। और 19 कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपकी बॉडी की बात करता है। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर आपका कहाँ चले गए हम 20 तक। 20 कहता है कुछ कोज ऑफ एक्शन है या फिर डिफेंडेंट डिसाइड्स करता है फॉर कंडीशन ऑफ, सेक्शन में 16, 17, 18 और 19 अप्लाई नहीं होता है। देन हमने आज पढ़ा था 21 और 21 कहता है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 21 एक कहता है आपको दूसरा सूट इंस्टीट्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। 22 कहता है एप्लीकेशन कौन लगा सकता है। 23 कहता है एप्लीकेशन कहाँ लगाई जाएगी, तो 24 कहता है एप्लीकेशन आप हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, आप डीजी कोर्ट में लगा सकते हैं। तो 25 कहता है सुप्रीम कोर्ट कहता है मेरे यहाँ पे आके लगा सकते हैं। एप्लीकेशन लगी तो 26 में आपने क्या कर दिया, सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। सूट इंस्टीट्यूट होते क्या होता है, तो 27 कहता है सब समन भेजूंगा। 28 कहता है सब आउट ऑफ स्टेट में भी भेजना है, और 29 कहता है फॉरेन को भी भेजना है। कहता ठीक है सबको भेज देते हैं, समन भेजा। तो 30 कहता है साहब डॉक्यूमेंट भी मंगा लीजिए, तो सब डॉक्यूमेंट भी मंगा लेते हैं 30 में। 31 कहता है सब विटनेसेस को तो बुलाओ, हमने पार्टीज को तो सबको बुला लिया, विटनेसेस को बुलाओ। तो ये जो 31 वर्ड यूज किया विटनेसेस, तो 31 के साथ ऑब्लिक करके लिखिए ऑर्डर नंबर 16, याद आया, ऑर्डर नंबर 16 विटनेसेस के लिए, और बाकी सबके लिए ऑर्डर नंबर 5। ठीक है, मतलब 27 के, 28 और 29 के लिए आ जाएगा हमारा ऑर्डर नंबर 5। और जो अपने पास पड़ा है 31 इज विटनेसेस, ऑर्डर नंबर 16। देन आता 32 डिफॉल्ट करोगे तो हम आपके आरती वार्ती थोड़े उतारेंगे, ले जाएंगे सीधा अरेस्ट वारंट निकालेंगे आपके खिलाफ। इसका मतलब क्या हुआ, सिविल मैटर में भी अरेस्ट वारंट निकाला जा सकता है। कई लोगों को भ्रम होता है सिविल में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अगर कोर्ट का डिसओबे करोगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीआरपीसी का चैप्टर नंबर, सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 26 सेक्शन नंबर 342, 352 ये आपका सिविल कोर्ट पे भी अप्लाई होता है, ये आपका क्रिमिनल कोर्ट पे भी अप्लाई होता है, और ये आपका रेवेन्यू कोर्ट पे भी अप्लाई होता है। वहाँ कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है जिसमें तीनों कोर्ट में अप्लाई होता है, इसलिए ये कंटेम्प्ट के लिए आपको सजा दे सकता है। देन हमने देखा 33 जजमेंट और डिक्री हमने दे दी, प्रोनाउंस किया। याद रखना डिक्री लिख लीजिए, जजमेंट के बाद 15 दिन में प्रिपेयर की जाती है, और डिक्री पर वही डेट होती है जो जजमेंट जिस दिन सुनाया जाता है। 34 इंटरेस्ट प्री का सवाल है, याद रखिएगा। और देन आता है 35 खर्चे आपको जमा दिन कराने पड़ेंगे। 35 ये कहता है अगर आपने तंग करने और परेशान करने के लिए सारा काम किया है तो वहाँ भी आपको कोर्ट जो है खर्चे लेगी आपसे। और 35 बी कहता है डिले करने के पर्पज से किया है तो वहाँ पर भी आपको कोर्ट को देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। जब पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे तो बात करता है एग्जीक्यूशन की। और साथ ही साथ तो पढ़ेंगे आता है किसके साथ, ऑर्डर 21। जब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग एक बार सेक्शन 36 से 74 अच्छे से रीड करके आएगा, ताकि हम कल कंप्लीटली 36 से 74 कर लेंगे। थोड़ा आप लोग भी हमारे साथ पढ़िएगा, स्पीड बढ़ाएगा
तो बेनिफिट ही मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कर पाएंगे। डिटेल तो देखो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आप आ सकते हैं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ हमारा पर्पज़ अभी एक ही है कि हम कैसे पूरे 15 एक्ट को टच कर सकें। तो उस टच करने के लिए थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिएगा, और सपोर्ट ये है कि जो हमें कल जो नेक्स्ट क्लास में जो हमें पढ़ना है वो आप पहले प्रिपेयर होकर आइए, ताकि वो आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि हमारे सामने एट द टाइम 3 तरह के स्टूडेंट बैठे हैं। पहला वो स्टूडेंट है जो कई बार कंपटीशन की तैयारी कर चुका है, वो में हमारे साथ बैठा है सिर्फ रिकॉल करने के लिए। सेकंड वो बैठा है जो सेकंड टाइम तैयारी कर रहा है, फर्स्ट टाइम उसको ये सब पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें भी होती है क्या। और एक बच्चा हमारे साथ वो बैठा है जो फर्स्ट टाइम कर रहा है। अगर हम फर्स्ट टाइम का सोचेंगे तो हमारा जो सबसे पहला वाला बच्चा था, जिसके इस बार 100% चांसेस है निकलने के, उसको बहुत लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो बाकी लोगों के लिए हम तैयार है, आप आइए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम थोड़ा कोशिश करेंगे उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ रिकॉल करना है, ताकि उनका समय बच जाएगा और उनको सारी चीज़ें जो उनकी मिस हो गई हैं वो देख लेंगे। क्योंकि आपको पता होगा हम जितनी बार भी पढ़ते हैं उतनी बार हमारे सामने नई चीज़ आती है। दिक्कत एक और भी आती है, हम समझते कुछ और है, होता कुछ और है। उस चक्कर में भी हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, उसी को क्लियर करते हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि मेरा कोई आंसर गलत है, आप मुझे उसको करेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ठीक, हो सकता है ह्यूमन बीइंग है, और आपको पता मानव तो गलतियों का पिटारा है, और बिना गलतियाँ के मानव रहे तो फिर वो देवता नहीं बन जाए। तो हमें देवता तो बनना नहीं है, तो आप वो भी मुझे रिकॉल करा सकते हैं। मैं आपके सजेशन को सर आँखों पर रखूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 36 से 74 हम कल करेंगे। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, अच्छे से आपने मेरे को सुना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।